हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका। आज हम लोग करने वाले हैं एज ऑफ चौसर। सबसे पहले चौसर को पढ़ने से पहले उनकी एज का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। ये टाइम पीरियड है 1340 से लेके 1400 ईस्वी तक का। अब इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिन्होंने उस टाइम के लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा असर डाला था। जैसा कि मैं आपको पहले वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ, किसी भी जगह का लिटरेचर उस जगह का उस टाइम का टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पे जो घटनाएं हुई हैं उनका एकदम से आईना होता है। तो अब हम जानेंगे कि चौसर के टाइम पे ऐसा क्या क्या हुआ था जिन्होंने उस टाइम के लिटरेचर पे असर डाला। तो सबसे पहले तो एक 100 ईयर्स वॉर हुआ था। बहुत ही क्रूशल टाइम पीरियड था जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये जो 100 ईयर्स वॉर हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1337 से लेकर 1453 तक। और लगभग इतने ही टाइम में ब्लैक डेथ भी था। तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये मैंने आपको सब स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया ताकि आप दोनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर सकें कि 100 ईयर्स वॉर भी उसी टाइम चल रहा है और उसी टाइम पे एक ब्लैक डेथ चल रहा है। जैसे आप सपोज़ कीजिए अभी कोरोना चल रहा है और साथ में ही कोई वॉर भी शुरू हो जाए और मतलब एकदम से पहाड़ टूट पड़े मुसीबतों का, तो ऐसा ही कुछ था। तो 100 ईयर्स वॉर था 1337 से लेके 1453 तक। और ये वॉर था फ्रांस के बीच में और इंग्लैंड के बीच में। अब जो वॉर, जो लड़ाई 100 सालों तक चलती है, आप सोच सकते हैं कि उसका अंततः परिणाम कुछ भी निकले, पर उसके क्राइसिस तो सबको भुगतने पड़ते हैं। तो ऐसा ही इसमें हुआ, कभी फ्रांस जीत गया, कभी इंग्लैंड जीत गया, कभी फिर फ्रांस जीत गया। अल्टीमेटली इंग्लैंड जीत गया, पर नुकसान दोनों का बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो अभी क्या हुआ था कि इसमें एडवर्ड और ब्लैक प्रिंस जो फ्रांस की तरफ से लड़ रहे थे, तो एक बार इंग्लैंड की जीत हो गई तो वो डिफीट हो गए। उसके बाद में इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा एक देशभक्ति वाली भावना फैल गई। इसी दौरान जो ट्रेड था उसकी भी ग्रोथ हो गई। और फ्यूडलिज्म फ्यूडलिज्म होता है फ्रेंड्स, आपको मिलिट्री मिल जाएगी एक्सचेंज में। मिलिट्री वाले ऑफ़र करते हैं क्राउन को या किसी भी किंग को कि आपको एक्सचेंज में मिलिट्री मिल जाएगी, तो बदले में हमें कुछ चाहिए। तो आपस में एक्सचेंज मिलिट्री की तरफ से वो फ्यूडलिज्म हो जाता है। अब ट्रेड ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया था, फ्यूडलिज्म भी था। बर्गीज़ जो थे, बर्गीज़ एक जगह के रहने वालों को बर्गीज़ बोला गया है। चर्च की जो अथॉरिटी थी उस पर भी क्वेश्चन मार्क खड़े हुए थे। जैसे फ़िलहाल कोई भी मंदिर है उसमें सिर्फ पुजारी ही पूजा करेंगे, आप लोगों को जाना अलाउ नहीं है, मूर्ति को टच करना अलाउ नहीं है। जैसे कि केरला साइड में भी चला था कि इतनी से इतनी एज की, कुछ लिमिटेड एज की महिलाएं मंदिर में एंट्री नहीं कर सकती। तो एक महिला ने उसको कोर्ट में चैलेंज भी किया था इस चीज़ को। जैसे शनि सिंगनापुरम मंदिर है जो, वहाँ पे जो शिला है उसको कोई लेडी टच नहीं कर सकती। तो एक लेडी ने जाके उस पर कुछ जल वगैरह चढ़ाया था, वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था। तो इसी टाइप से उस टाइम में भी ये सारी चीज़ें होती रहती थी। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। 100 ईयर्स वॉर चौसर की एज में चल रहा था। 100 ईयर्स वॉर की वजह से काफ़ी सारे नुकसान हुए जिनके इम्पैक्ट समाज में देखने को मिले, जिसको देखकर राइटर्स ने अपने नॉवेल्स या उस टाइम की राइटिंग्स भी लिखी थी। उस टाइम पे चर्च को भी चैलेंज किया गया। चर्च में जो भी चीज़ें हो रही थी, चर्च में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ होती थी जो कि आम जनता को समझ में नहीं आती थी। तो वेक्लिफ एक प्लेराइट थे बहुत ही फेमस, उन्होंने क्या किया, उनको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया ताकि वो आम जनता की भी समझ में आए। अब पंडित कुछ भी बोल रहे हैं संस्कृत में, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है हाँ ठीक है सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर कोई ना कोई आके उसे चैलेंज करता है कि नहीं, आप लोग हिंदी में मंत्र पढ़िए, कि सबको समझ में आना चाहिए। तो इसी तरह से कुछ वेक्लिफ ने चर्च की जो रिचुअल्स थे, जो उस टाइम पे रीति रिवाज थे, उनको चैलेंज किया। और इसी तरह से ये पीरियड आगे बढ़ता गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसके सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या रहे। इसको द 14th century society was still very much divided into three traditional estates: those who pray church, those who fight, and those who work.
फ़िलहाल हमारा जो देश है वो भी कुछ स्पेशल टाइप की कैटेगरीज़ में डिवाइड है ना। कुछ बहुत ही धनाढ्य लोग हैं जिनकी संख्या सिर्फ 2% है पूरे इंडिया में, क्या कहें दुनिया में। और बाकी मिडिल क्लास लोग हैं और फिर कुछ वर्किंग क्लास लोग हैं। इसी तरह से उस टाइम पे भी जो था, पूरी सोसाइटी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक तो जो सिर्फ चर्च के लिए प्रे करते थे, जो सिर्फ पुजारी थे, बस उनका कुछ और काम नहीं है, वो सिर्फ चर्च में रहेंगे, वहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। दूसरा, जो फाइट करते थे, सोल्जर्स, जिनको नोबिलिटी कहा गया है। और थर्ड टाइप के थे जो वर्किंग क्लास, जिसमें सभी लोग आ गए, इन दो को छोड़कर, चर्च और मिलिट्री को छोड़कर सभी लोग आ गए, वो वर्किंग क्लास में थे। तो ये जो आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है चौसर की एज का, इससे आपको जानने में आसानी रहेगी कि उस टाइम का व्यू कैसा था, दुनिया का दृश्य कैसा था और इंग्लैंड का दृश्य कैसा था, जिससे आपको वहाँ के बारे में ज़्यादा पता लगेगा। और वहाँ के कल्चर के बारे में पता लगने के साथ आपको वहाँ के लिटरेचर के बारे में पता लगेगा कि अगर दुनिया में इस टाइप की चीज़ें फैली हुई हैं तो लिटरेचर भी वैसा ही होगा, क्योंकि लिटरेचर भी उसी का आईना होता है जो एक प्ले राइट अपनी आंखों से देखता है अपने आसपास होते हुए। अभी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी वहाँ की, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि प्लेग भी साथ के साथ ही फैल गया था। जब ये 100 इयर्स वॉर चल रहा था तो उसके 1-2 साल के बाद ही प्लेग भी आ गया था। और लगभग लगभग जब तक 100 इयर्स वॉर चला तब तक वो प्लेग भी साथ में चला। उसको प्लेग इतना ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था, उसको ब्लैक डेथ बोला गया था। तो ब्लैक डेथ जो था वो साथ के साथ ही चल रहा था। और इसी दौरान एक मर्चेंट क्लास का राइज हुआ। जो मर्चेंट क्लास होती है, जो कि हमारी बिज़नेस क्लास होती है, उसका ही एमर्ज हुआ, वो भी आई। वूल इंडस्ट्री ने बहुत ही ज़्यादा, जो ऊन की इंडस्ट्री थी, उसने बहुत ज़्यादा अच्छा अपना प्रभाव दिखाया और वो बहुत ज़्यादा फैलती गई। अब क्या किया, कुछ लोगों ने वूल को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने के बजाय, फ्लैंडर्स को डायरेक्ट वूल एक्सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने खुद ही क्लोथ्स बनाना शुरू कर दिया। इंग्लैंड ने, इंग्लिश पीपल जो थे, उन्होंने पहले वो सबसे पहले जस्ट वूल लिया और जस्ट आगे एक्सपोर्ट कर दिया। उसका इतना ज़्यादा प्राइस नहीं मिलता है, जब आप रॉ मटेरियल आगे देते हो उसका इतना ज़्यादा प्राइस नहीं मिलता। पर अगर आप उससे कुछ क्लोथ्स या कुछ बना के उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसका अच्छा खासा प्राइस मिल जाता है। इसी टाइम पे टाउन ऑफ बाथ बहुत ही ज़्यादा एक उभर के सामने आया वुल इंडस्ट्री के रूप में। और जो ये टाउन ऑफ बाथ है, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये चौसर के टाइम की बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। चौसर के पोइट्री में ये आपको टाउन ऑफ बाथ देखने को मिलेगा। एक लेडी है, वो बाथ से बिलोंग करती है, तो ये टाउन ऑफ बाथ याद कर लीजिए आप। ये वूल इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा हब बन गया था। इसी दौरान पीजेंट्स रिवोल्ट हो गया। अभी पीजेंट्स रिवोल्ट किस लिए हुआ, 100 ईयर वॉर चल रहा है, ब्लैक डेथ हो रही है, लोग मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग क्लास उसकी आहुति चढ़ चुका था, मर चुके थे वो लोग। अभी मैं आपको करंट का एक एग्जांपल देके बताती हूँ। आज से लगभग लगभग 7-8 महीने पहले जब कोरोना आया था तो बहुत से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। लगभग लगभग सिटीज़ खाली हो गई थी। जहाँ भी देखो मज़दूर मिल ही नहीं रहे हैं, वर्किंग क्लास के लोग मिल ही नहीं रहे हैं। घरों के लिए मेड्स नहीं है, काम के लिए मज़दूर नहीं है। और कंस्ट्रक्शन का काम तो जैसे रुक ही गया था, क्योंकि मज़दूर ऑलमोस्ट पलायन कर चुके थे, जा चुके थे। अब वो तो जा चुके हैं, जो वापस भी लौट आए कुछ टाइम के बाद में दोबारा कंडीशन वैसी ही होगी। पर जो ये 100 ईयर वॉर था और जब ब्लैक डेथ थी, इसके कारण तो वर्किंग क्लास की डेथ ही हो चुकी थी। ऑलमोस्ट मोर देन 60% वर्किंग क्लास के लोग मर चुके थे, इस ब्लैक डेथ की आहुति चढ़ चुके थे। अब जो बाकी बचे हुए थे वो इतने कम थे और काम की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने अपने प्राइस बढ़ा दिए। अब जब धनाढ्य लोगों ने ऊंचे दाम देने से मना कर दिया तो इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। इन सब लोगों ने मिलके, पीजेंट्स ने भी रिवॉल्ट कर दिया, क्योंकि इनको उनकी लेबर बहुत ही कम मिलती थी। रिलीजियस एस्पेक्ट्स क्या रहे, द ऑफिस ऑफ द पोप वो स्टिल एक्सट्रीमली पावरफुल। अभी क्या था कि बेशक से वेक्लिफ जैसे कुछ प्ले राइट्स ने अ, इनके खिलाफ आंदोलन कर दिए थे, पर फिर भी पोप अभी तक भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। सोशल कल्चर जो उनकी फोर्स थी बहुत ज़्यादा थी।
और ये भी रिलीजियस एक्सपेक्ट्स रहे थे उस टाइम के। अगर आपको मंदिर जाना है, पूजा करनी है, और आपको कोई कहे चलिए ठीक है 1000 रुपीज़ पे कीजिए और पूजा कर लीजिए, तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। मंदिर हमारा हक है। उस टाइम पे प्रिस्ट लोगों को पेमेंट किया जाता था पूजा करने के लिए कि हम पूजा करेंगे आपके बदले में और आप हमें पे कीजिए। तो इसके लिए भी बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई थी। चौसर की एज में ब्लैक डेथ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये बहुत ज़्यादा फैल गया था। चर्च को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठ गए थे चर्च के ऊपर। वेक्लिफ बहुत बड़ा थ्रेट बन गया था चर्च के लिए उस सेंचुरी में। और अच्छा, अब वेक्लिफ अकेले नहीं थे, बहुत से लोगों ने देखा कि वेक्लिफ जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है। और सब लोगों ने मिलकर, जो लोग वेक्लिफ के साथ मिले, उन्होंने आवाज़ उठाई चर्च के ख़िलाफ़। उनको लोलार्डी कहा गया। ये लोलार्ड मूवमेंट के नाम से बहुत फेमस हुआ। ये एक फेमस टर्म है इंग्लिश में। तो उनको लोलार्डी कहा गया, जो कि वेक्लिफ के अनुयायी थे। उनके साथ उनके जो भी इस काम में साथ थे, उनको लोलार्डी कहा गया। आगे हम लोग देख लेते हैं 100 ईयर वॉर को, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एडवर्ड थ्री जो थे, उन्होंने ये वर्ड जो है इसमें पार्टिसिपेट किया 100 ईयर्स वॉर में। इसकी सीरीज़ चलती गई एक तरह से, कभी इंग्लैंड जीत गया, कभी फ्रांस जीत गया। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भी हो गया इन दोनों के बीच में। अभी इतना लंबा वॉर चल रहा है जो कि पूरे 100 साल तक चल रहा है, तो उसको 3 इराज में डिवाइड किया गया। 3 इराज कौन कौन सी थी? एडवर्डियन इरा, इनके नाम हैं जो उनका कोई महत्व है कि ये नाम क्यों दिए गए, कुछ और क्यों नहीं। तो पहले हम लोग नाम जान लेते हैं। फर्स्ट एडवर्डियन इरा, सेकंड कैरोलिन इरा, थर्ड है लैंकेस्ट्रियन इरा। एडवर्डियन इरा को जान लेते हैं। एडवर्डियन इरा में ट्रीटी ऑफ ब्रिटिग्नी हुई थी और एडवर्ड थ्री की आर्मी ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था बैटल ऑफ क्रेसी में। तो ये जो है, इसी तरह से इसका नाम एडवर्डियन इरा पड़ गया। ट्रीटी ऑफ ब्रिटिग्नी हुई थी, कुछ इसमें फेमस फेमस चीज़ें हुई थी 1337 से लेकर 1360 तक। सेकंड है कैरोलिन वॉर। चार्ल्स फिफ्थ, अभी क्या है कि फ्रांस को डिफीट कर दिया गया, अभी फ्रांस भी आएगा, कुछ ना कुछ वो भी करेगा। अब फ्रांस के जो थे चार्ल्स फिफ्थ, उन्होंने क्या किया कि पूरा बदला लेना चाहिए, वांटेड टू गेट बैक एवरीथिंग दैट फ्रांस इज लॉस्ट इन दैट वॉर। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड को डिफीट कर दिया काफ़ी बार। ठीक है, एक बार इंग्लैंड ने डिफीट किया फ्रांस को भी, कैरोलिन वॉर में फ्रांस ने डिफीट कर दिया इंग्लैंड को। अभी लैंकेस्ट्रियन वॉर हुआ। लैंकेस्ट्रियन वॉर में हेनरी फोर्थ, द फर्स्ट ऑफ द हाउस ऑफ लैंकेस्टर टू सिट ऑन द इंग्लिश थ्रोन। अभी इंग्लिश थ्रोन पे वो फर्स्ट हाउस ऑफ लैंकेस्टर, लैंकेस्ट्रियन वॉर इसीलिए उसका नाम पड़ गया, वो उस राजगद्दी पे बैठ गए। तो ऐसे कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है, फाइनली इंग्लैंड जीत गया। रिजल्ट देख लेते हैं अभी इसका। रिजल्ट क्या हुआ? फ्रांस इज बिलीव टू हैव वॉन द लास्ट मेजर बैटल। अभी इसके बाद में फ्रांस जीत गया है। जो लास्ट मेजर बैटल हुई थी, वो माना जाता है कि फ्रांस जीत गया, कुछ मानते हैं कि इंग्लैंड जीत गया, कुछ मानते हैं कि फ्रांस जीत गया, पर नुकसान दोनों को ही हुआ था। तो इसमें माना जाता है कि फ्रांस ने जो लास्ट बैटल थी वो जीत ली थी, पर जो दोनों ही कंट्रीज़ थी उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी इसकी। इफ़ेक्ट क्या हुए थे इसके? 40% जो इंग्लैंड के प्रिंस थे उनकी डेथ हो चुकी थी। 40% इंग्लैंड के जो प्रिंस थे वो मर चुके थे इसमें। उसके बाद में ब्लैक डेथ 1348 से 50 तक, 1350 तक चली थी। लगभग इतने ही टाइम तक 100 ईयर्स वॉर भी चला था। ब्यूबॉनिक प्लेग नाम से जाना जाता है इसको। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी थी। 30 to 40% पॉपुलेशन जो इंग्लैंड की मर चुकी थी, बहुत बड़ी बात थी। सबसे पहले हमें कोरोना के बारे में भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, अब दुनिया के लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे। पर हाँ, फ़िलहाल 98% रेशो जो आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, वो ठीक होने वाले लोगों की आ रही है। जिनको कोरोना हुआ उसमें से 98% रिकवर कर जाते हैं। तो बहुत ही, ये तो बिल्कुल कॉमन कोल्ड जैसा हो गया। पर ब्लैक डेथ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, ब्लैक डेथ फैलता कैसे गया एक कंट्री से दूसरी कंट्री?
पहले जहाज़ पे सामान लेके जाते थे, जो समुद्री जहाज़ हैं उसमें अगर मान लो कोई प्लेग वाला चूहा चला गया है और जैसे सामान उतार रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में और वो वहाँ पे उतर गया तो वो वहाँ भी फैल गया। इस तरह से ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये प्लेग फैलता गया और इसकी वजह से काफ़ी बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। पीजेंट्स अपना सामान छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले गए, जो कि उनके पशु थे, लाइव स्टॉक थे, जिनको वो ले जा सकते थे ले गए, जिनको वो नहीं ले जा सकते थे उनको उन्होंने वहीं छोड़ दिया और उनके पशु भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मर गए थे। और जो उनकी क्रॉप थी वो उन्होंने कट नहीं किया। अभी क्रॉप कट करने की किसको पड़ी है? जब जान पे बनी है तो वो सबसे पहले अपनी जान बचाएंगे। तो क्रॉप्स भी उन्होंने ऐसे की ऐसे छोड़ दी और वो ख़राब हो गई। इफ़ेक्ट क्या हुआ? दरअसल नॉर्मल सी बात है, इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा अच्छा तो है नहीं। पॉपुलेशन 30 to 40% जिस देश की मर जाए उसके लिए क्या अच्छा होगा? तो लेबर क्लास मर चुकी थी। लेबर जो बची हुई थी उसको वेजेस नहीं मिलते थे, क्योंकि जो ज़िंदा लोग बचे हुए हैं, मान लो लेबर भी मर गई है, कुछ लोग और भी मर गए, तो जो ज़िंदा बचे हुए उनके पास मनी के सोर्सेज भी तो मर गए हैं ना। उनके पास भी मनी नहीं बची हुई है और लेबर क्लास भी नहीं बची हुई है, तो दोनों ही तरफ से बहुत नुकसान हुआ। अब लेबर क्लास को चाहिए था कि उनके वेजेस बढ़ाए जाएं, क्योंकि उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था, क्योंकि लेबर क्लास नहीं थी। और बाकी जो लोग थे जिन्होंने लेबर से काम करवाना था उनके पास पैसा नहीं बचा है, अब वो ज़्यादा वेजेस दे नहीं सकते। तो इसके लिए फिर क्या हुआ? पीजेंट्स रिवॉल्ट 1381 में। अगर आप ये सारे सन कंसीडर करोगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि ये जो चीज़ें हैं सारी एक ही टाइम पे हुई हैं। कि आपको ये सारी चीज़ें ना कोऑर्डिनेट लगेंगी। जैसे कि 100 ईयर वॉर हुआ, उसी में ब्लैक डेथ के क्राइसिस आ गए, ब्लैक डेथ की वजह से लोगों के मर जाने की वजह से रिवॉल्ट हो गया, पीजेंट रिवॉल्ट हो गया। तो आप इनको कोऑर्डिनेट करके पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे, कभी पीजेंट रिवॉल्ट पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, तो आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद नहीं हो पाएंगी। तो हम लोग ना अभी पीजेंट रिवॉल्ट पढ़ते हैं। पीजेंट रिवॉल्ट में क्या हुआ? थर्ड टाइम था 4 सालों में। अभी एक बात बताइए, अगर हर 2 महीने बाद आपके टैक्स बढ़ा दिए जाएं, चलिए जी इसका टैक्स दीजिए उसका टैक्स तो नॉर्मल से नॉर्मल एक कॉमन इंसान भी बिल्कुल रिवॉल्ट करने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया? 4 सालों में 3 बार टैक्स बढ़ा दिए। थर्ड टाइम इन द 4 years दैट सच टैक्स हैड बीन इम्पोज्ड। किसी तरह का टैक्स लगा रहे हैं कभी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो चाहिए, जो उनका नुकसान हुआ है गवर्नमेंट को भी अपनी भरपाई करनी है। इसी तरह से जो आम जनता है वो कहाँ से पे करे? अब वो तो अपने पशु भी छोड़ के, मरने के लिए छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले गए, अपने घर बार सब कुछ छोड़ के चले गए हैं। तो इस तरह से जो सोशल और इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज आई थी एज अ रिज़ल्ट ऑफ ब्लैक डेथ, लोगों ने मना कर दिया टैक्स देने से। अभी लोगों ने मना कर दिया तो टैक्स कलेक्टर वहाँ आने लगे, उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। लोगों ने टैक्स कलेक्टर्स को पकड़ के ही बाहर फेंक दिया। जैसे ही टैक्स कलेक्टर आते हैं लोगों ने उनको पकड़ पकड़ के इस टाइप से रिवॉल्ट कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया कि वो टैक्स कलेक्टर वहाँ से भाग गए। अब देखिए, गवर्नमेंट को बेशक से एक बार लोग आंख दिखा दें पर फाइनली पावर तो गवर्नमेंट की ही रहेगी ना। वॉट टेलर, वॉट टेलर उस टाइम के बहुत ही फेमस हस्ती रहे जिन्होंने ये ज्वाइन किया, और वॉट टेलर ने मीटिंग की। रिचर्ड सेकंड ने एग्री कर लिया, ठीक है वॉट टेलर से हम लोग मीटिंग करेंगे। वॉट टेलर पीजेंट रिवॉल्ट के बहुत बड़े नेता थे। पीजेंट रिवॉल्ट को आग दे रहे थे, हवा दे रहे थे, मतलब उस आग को, और आगे बढ़ा रहे थे। तो अब सरकार ने सोचा ठीक है मिलना चाहिए। रिचर्ड सेकंड ने वॉट टेलर से मिलने के लिए एग्री कर दिया कि हाँ ठीक है। अब वो जो मीटिंग की थी वो नॉर्मल थी मीटिंग, ठीक है। उसके बाद में वो मीटिंग चली, कुछ टाइम के बाद में दोबारा से मीटिंग्स अरेंज हुई, नहीं उसमें कोई फ़ैसला आया, दोबारा से मीटिंग अरेंज हुई। इस टाइप से ना कुछ मीटिंग्स अरेंज होती गई पर कोई ख़ास फैसला निकल के नहीं आया। ना तो वॉट टेलर अपनी बात से हटने को तैयार थे, ना ही रिचर्ड सेकंड। अब हुआ ये कि कुछ टाइम के बाद में वॉट टेलर के मारे जाने की खबर आई। अब आप समझ सकते हो कि वॉट टेलर की डेथ के पीछे किसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था। अब वॉट टेलर की डेथ, जब किसी बड़े नेता की डेथ हो जाती है किसी अच्छे खासे विद्रोह में, आंदोलन में, तो वो आंदोलन फीका पड़ जाता है। आपको ये चीज़ आज के प्रोस्पेक्ट में भी अच्छे से समझ में आती होगी कि जब तक कोई बड़ा नेता ज़िंदा रहता है तब तक सारी जनता एकजुट रहती है। जैसे किसी बड़े नेता की तितर बितर हो जाने की खबर आती है या डेथ की खबर आती है तो
रिवॉल्ट भी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से जैसे ही वॉट टेलर के मारे जाने की खबर आई, कुछ टाइम के बाद में पीजेंट रिवॉल्ट भी ठंडा पड़ गया और ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का थोड़ा सा ओवरव्यू, जो कि है, अभी ओवरव्यू ख़त्म नहीं हुआ है। हम और पढ़ेंगे जो चौसर की जो इरा थी उसमें किस टाइप से चीज़ें हुई, कैसे कैसे चौसर की एज आगे बढ़ी, इसमें लोगों ने किन किन चीज़ों का सामना किया, और इन चीज़ों का सामना करते हुए जो उनका मेंटल स्टेट था, उनके तहत उन्होंने कुछ पोइट्री, नोवेल या जो भी उन्होंने राइटिंग्स लिखी वो किस टाइप की थी, ये आज हमने जाना। और चौसर की एज को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।